हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हम बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि P/Q हैं उसको आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। टेस्ट योर सेल्फ सेट 4। इसके पहले भी हमने 1, 2 और 3 सेट को आपके सामने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया था। और अगर आपका साइंस का बेसिक नॉलेज ठीक ठाक नहीं है तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी क्लास हो आपके मोबाइल पर तुरंत ही चला जाएगा। तो अगर आप हमारे इसके पिछले वीडियो को देखे होंगे और इसको भी आप देखें और कुछ जानकारी आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएं। तो अगर बात करते हैं कि टेस्ट योर सेल्फ सेट नंबर 4, तो इस पर कुछ जो सवाल होंगे उसका वर्णन हम आपके सामने विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आज टेस्ट योर सेल्फ सेट 4 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन हैं: कच्चा तेल, कोलतार, कोयल गैस और आपको कोयला। तो अगर चारों ऑप्शन की बात हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है कि कच्चा तेल, कोलतार, कोयला, कोल गैस और कोयला। यहाँ पर अगर बात करें कि पेट्रोल और डीजल, तो सबसे पहले ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जीवाश्म ईंधन भूमिगत होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक पेट्रोलियम और दूसरा कोयला। तो पेट्रोलियम और कोयला की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपको करोड़ों साल पहले तैयार हुए हैं पृथ्वी की आपदाओं के कारण। तो अगर पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम एक प्रकार के क्रूड या कच्चा तेल के रूप में पाया जाता है। उसको तेल उद्योग जहाँ पर संस्कृत होते हैं वहाँ पर उनको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG और किरासन कई प्रकार की चीज़ों के रूप में बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें कच्चा तेल, कोलतार, कोल गैस और कोयला। तो कच्चा तेल आपको पेट्रोल और डीजल प्राप्त किए जाते हैं, इसी से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि कोलतार, कोयला और कोल गैस ये सभी कोयला से बनाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा बिल्कुल सटीक ऑप्शन है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल हमारा सबसे सही हुआ। तो आप अगर इसको देखते हैं तो ये आपका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। वायु का प्रवाह काटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें फिर कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और 2, केवल 2, न तो 1 और न ही 2। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कम्बल की तरह लपेट लेती है। ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आग में जल डालने पर हमारा जो आपको इसमें आपको आग में जल डालने पर जलवाष्प क्या होता है कि वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा भी ऑप्शन कहता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फोम बेस्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने पर, तो ये कम्बल की तरह लपेट लेती है और चूंकि ऑक्सीजन जो है आग को जलने में मदद करता है, तो ये उस ईंधन को ऑक्सीजन के बीच संपर्क तोड़ देता है, जिससे भी आग हमारा बुझ जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रेड डाटा बुक है पहले क्या, इसके बारे में जानते हैं। रेड डाटा बुक या रेड डाटा सूची एक ऐसी सूची है जिसमें विलुप्त या फिर जो संरक्षित होने की आवश्यकता वाले जीव जंतु हैं उनको उसमें सूचित किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अब इस पर हम चारों ऑप्शन देखते हैं। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का रिकॉर्ड रखा जाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो इसमें कहता है कि यह पुस्तक जिसमें विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित, तो विशेष स्थानिक नहीं, दुनिया भर के सभी जीव जंतुओं के जो जिन पर विलुप्ति का खतरा है, संकटग्रस्त है, उनको रखा जाता है।
तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह पुस्तक जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के रिकॉर्ड नहीं बल्कि जीव जंतुओं के रिकॉर्ड रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल गलत है। और अगर ऑप्शन 3 की बात करते हैं तो इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल यहाँ सही है, इसमें संकटग्रस्त प्रजाति को रखने की बात की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन तीनों ही बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही है, तो आप तीसरे पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात हम करते हैं, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। सर्वप्रथम, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। तीसरा ऑप्शन कहता है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3 तीनों। तो अगर हम देखते हैं तो यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हमारा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। यह किसी जीवित जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, इसी से उत्तक और उत्तक के द्वारा अंगों का निर्माण होता है, अंग शरीर बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। बिल्कुल, ये भी 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज की थी, जो कि पादप कोशिका, आपको कार्क की छाल के पेड़ों की छाल से उन्होंने कोशिका खोजी थी। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जीवाणु की कोशिका है प्लूरोनिमोनिया, और दूसरा सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका होते हैं। तो हमारे पास तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है, यह राइबोसोम संश्लेषण में शामिल होता है, यह सेल का डाकघर पोस्ट ऑफिस है, यह विषहरण रसायनों में शामिल है। अगर हम ध्यान दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो ये कोशिका का अंगक है, ये कोशिका का एक अंग है। यह लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है, बिल्कुल नहीं, लिपिड संश्लेषण में शामिल नहीं होता है। यह राइबोसोम संश्लेषण में शामिल होता है, ये भी ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कहता है यह सेल का डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, और यह विषहरण रसायन शामिल। तो सेल का डाकघर बिल्कुल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सूचनाओं का भंडारण और स्थानांतरण करता है। और वहीं विषहरण रसायनों की शामिल करने की बात करें तो ये आपको लाइसोसोम विषहरण रसायन में शामिल है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सबसे सटीक बता रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। छठा क्वेश्चन कहता है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के मुक्त होने को प्रेरित करता है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन तथा एस्ट्रोजन। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्तन में किस हार्मोन की आवश्यकता भी पड़ती है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ही हमारे हैं हार्मोन से संबंधित हैं, चारों ही ऑप्शन हार्मोन के नाम हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन तथा एस्ट्रोजन। तो इसमें सबसे सटीक हमारा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स यानी उस परावर्तन करता है, जिससे अल्ट्रासाउंड के दौरान बच्चे के भ्रूण की स्वास्थ्य तथा संरचना के बारे में पता लगती है। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के आपको परावर्तन के कारण ये होता है। तो आप अगर इसको नोट कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 7। इसमें कहता है निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा पेशीय बल। तो इसमें कौन से असंपर्क, तो बल सतहों पर चलने वाले बल 2 प्रकार के होते हैं, असंपर्क बल और ससंपर्क बल। तो नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें से घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। अगर हम पांचों ऑप्शन को देखें, उसमें से कह रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें अगर देखें घर्षण बल, तो घर्षण बल और संपर्क बल नहीं, संपर्क बल का उदाहरण है। यह दो वस्तुओं के आपस में घर्षण के कारण आरोपित होता है। दूसरा कहता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हमारा दो वस्तुओं के दूर रहने के कारण भी बन सकता है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं स्थिर वैद्युत बल, तो स्थिर वैद्युत बल भी हमारा असंपर्क का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है कई पृथ्वी तथा ग्रह, चंद्रमा, सूर्य के बीच में आरोपित होता है, जो कि बहुत दूर दूर प्रक्रिया बल के भी उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। वहीं पेशीय बल, मांसपेशीय बल किसी वस्तु के घर्षण या फिर सतह के संपर्क में लगकर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास असंपर्क का उदाहरण है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 2, फिर आपको 3 और ये 4 असंपर्क के उदाहरण हैं। वहीं घर्षण और पेशीय बल संपर्क बल के उदाहरण हैं, संपर्क बल के उदाहरण हैं। इसलिए हमारे पास सही कूट का प्रयोग करने के लिए आपको 2 और 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 2, 3 और 4 अगर दिख रहा है तो आप उसको उस पर जा सकते हैं। ये सही कूट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन खाली स्थान को उत्पन्न करते हैं। यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन को हमको चुन करके उसमें भरना है। तो बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन को उत्पन्न करते हैं। क्षीण ध्वनि, तीक्ष्ण ध्वनि, उच्च ध्वनि या कर्कश ध्वनि। तो अगर हम देखते हैं कि बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन क्या कंपन को उत्पन्न करते हैं, क्षीण, उच्च, तीक्ष्ण या कर्कश। तो बड़े आयाम वाले ध्वनि की आवृत्ति भी तेज होती है, इसलिए वे तीक्ष्ण ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े आयाम वाले ध्वनि, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास तीक्ष्ण दिख रहा है, तो आप उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी कहता है वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। ऑप्शन सी कहता है जब आवेश गति करते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तथा ऑप्शन डी कहता है भूसंपर्क द्वारा किसी वस्तु को आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है। तो अगर हम चारों ही ऑप्शन देखें तो आवेश चार्ज के विषय में बात की गई है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम चुंबक का इसमें उदाहरण लेकर प्रस्तुत करते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि चुंबक जब सजातीय चुंबक होते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण पैदा करते हैं, लेकिन विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ भी चुंबक में चुंबकीय आवेश है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत लिखा गया है। ये सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न कि आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सबसे कह रहा है कि ऑप्शन में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हमारा सही सजातीय, ये वाला ऑप्शन ए सही नहीं है कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि बाकी सब सही है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के बारे में पृथ्वी के को नीचे की ओर प्लेटों में विभक्त है, जिसे हम लोग सियाल सीमा नीफे के भी नाम से जानते हैं। तो इन प्लेटों में कभी कभार कुछ चट्टानों के आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि प्लेटें सभी घूर्णन कर रही होती हैं। तो उन प्लेटों के आपस में टकराने से एक एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो भूकंप पृथ्वी चूंकि नीचे की ओर सतह के भराव के कारण ऊपरी जो निर्वात है, वैक्यूम है, खाली स्थान है, उधर ही वह ऊर्जा निकलती है, जिसे हम लोग भूकंप के नाम जानते हैं। अर्थात भूकंप पृथ्वी के चट्टानों के टकराने से जो एनर्जी पैदा होती है उसे ही कहते हैं। अब भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लब वेव्स। तो ये प्राइमरी जो हैं वो उनका यानी कि तीनों ही वेव के, भूकंप के तीनों ही ऊर्जाओं के रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ द्वारा क्या पैमाना यानी मापक सीमा रखा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें 1 से 12 है, 1 से 7 है, 1 से 15 है और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 से 5। तो अगर पैमाने पर बात करें तो तीनों ही PSL वेव्स के लिए सबसे सटीक पैमाना दिया गया है 1 से 12। रिएक्टर स्केल पर 1 से 12 तक की तीव्रता की भूकंप अगर आती है
तो उसको विभिन्न भाग में बांटा गया है, विनाशकारी भूकंप, सामान्य भूकंप, अति विनाशकारी भूकंप। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सबसे सटीक रहा 1 से 12। तो आज हमारा सेट 4 यहीं समाप्त होता है। अगर आप इसको देखें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कैसा लगा आपको ये भी बताएं। आगे नेक्स्ट सेट को हम लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।